नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल राठौड़ वर्ल्ड में, जहां आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम सर्वनाम है और अंग्रेजी में मित्रों इसे प्रोनाउन से डिनोट किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, वनडे एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, 9th हो, 11th हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसको उसमें सर्वनाम से क्वेश्चन आने लगभग तय हैं। इसके सेगमेंट आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वह जाता है में वह कौन सा सर्वनाम है, या वाक्य शुद्धिकरण में इसका जबरदस्त प्रयोग होता है। रीजन इसका यह है कि यह भी संज्ञा की तरह एक विकारी स्वरूप है शब्द का, जिस पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इसकी स्थिति में, इसके बनावट में, इसके शब्द संरचना में असर पड़ता है, परिवर्तन होता है। तो मित्रों, आज हम टॉपिक सर्वनाम की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा समझाने से पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूं, जरा यहां पर देखो। एक लाइन लिख रहा हूं कि मेहनत जिसकी आदत है, मेहनत जिसकी आदत है, कामयाबी उसका मुकद्दर है। कामयाबी उसका मुकद्दर है। ठीक है, मैंने एक लाइन लिखी कि मेहनत जिसकी आदत है, कामयाबी उसका मुकद्दर है। ठीक है, ये लाइन को अगर गौर से आप देखोगे तो इसमें मेहनत एक संज्ञा शब्द है, कामयाबी एक संज्ञा शब्द है, मुकद्दर एक संज्ञा शब्द है, आदत एक संज्ञा शब्द है और है सहायक क्रिया है। अब प्रश्न उठता है कि ये जिसकी क्या है या उसका क्या है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो मैं इस जिसकी के बदले क्या राम नहीं लिख सकता था, यानी राम की लिख सकता था, और यहां पर भी मैं राम का लिख सकता था, क्योंकि मुकद्दर पुल्लिंग है और आदत स्त्रीलिंग है। उसी के अनुसार का और की का प्रयोग हुआ। तो मित्र, यह लाइन बन सकता था, ये लाइन बन सकती थी कि मेहनत राम की आदत है, इसलिए कामयाबी राम का मुकद्दर है। ये लाइन जिसकी और उसका की जगह राम शब्द आया, और राम एक संज्ञा शब्द है, राम एक संज्ञा शब्द है। यहां पर मैं राम की जगह श्याम लिख सकता था, मोहन लिख सकता था, बोल सकता था कि मैं मेहनत मोहन की आदत है, इसलिए कामयाबी मोहन का मुकद्दर है। ये बात सीता पर भी लागू है, गीता पर भी लागू है, आप पर लागू है, विशेषकर उन लोगों पर जो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं, जो सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं। ये दुनिया के हर व्यक्ति पर लागू है। यानी यहां पर जिसकी और उसका की जगह इस संसार का कोई भी व्यक्ति रखा जा सकता था। यह कोई एक विशेष पर नहीं था, यह सर्व पर था, यह संसार के सर्व व्यक्तियों पर था, सभी व्यक्तियों पर था, और सभी को ही संस्कृत में सर्व कहते हैं। और ये सभी राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता क्या हैं? नाम हैं। ये सभी क्या हैं? नाम हैं। तो सर्व पर लागू, यानी सर्वनाम, अर्थात सभी नाम के लिए ये जो दो शब्द थे, उसका और जिसकी, इस संसार के सभी नामों के बदले यूज हो सकते थे, इसलिए ये दोनों पद क्या कहलाए? सर्वनाम कहलाए। अर्थात अब आपको समझ में ये बात तो आ ही गया होगा कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना, सर्व प्लस नाम से, और नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा। संस्कृत भी कहती है नामानि इति संज्ञा, अर्थात जो सभी नामों के, सर्व का मतलब सभी, अर्थात सभी नाम के बदले प्रयुक्त होने वाला मात्र जो शब्द है वही क्या है? सर्वनाम है। सभी नाम यानी कि सभी संज्ञाएं। तो इसको अगर मैं, ये बात आप समझ गए हो ना कि ये बात जिसकी और उसका ये सब पर लागू था, सभी नाम के बदले आ सकता था, इसलिए ये दोनों सर्वनाम थे। अब प्रश्न उठता है कि ये कौन से सर्वनाम हैं? ये
कौन से सर्वनाम हैं, दूसरी बात कि इनका स्वरूप कैसे बदला, और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, इनका कारक से क्या संबंध है। तो आप निश्चिंत होकर पूरे वीडियो को ध्यान से एकाग्रता के साथ अगर आपने आज समझ लिया तो निश्चित रूप से सर्वनाम से के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ सर्वनाम या सर्वनाम के भेदों की ही चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि इसके विकारी स्वरूप की भी चर्चा अंत में करूंगा कि इसका रूप कैसे बदलता है। तो चलो हम चलते हैं राठौर वर्ग की दुनिया में सर्वनाम की चर्चा करने। तो इसकी परिभाषा पहले हम डिनोट करते हैं। परिभाषा की बात करें तो आपने देखा कि जो नाम के बदले आए वही सर्वनाम है, अर्थात वे शब्द जो नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा। वे शब्द जो नाम अर्थात संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं। क्लियर? जो सभी नामों के लिए यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे में क्या हो जाएगा, मैं और मैं का बहुवचन हम या हम लोग, तुम लोग, आप लोग या आप, इसमें भी आता है। ये सभी सर्वनाम है। आप, जो, सो, ऐसे मैं डॉट दे रहा हूं। ये सभी शब्द सबके लिए आएंगे। मैं अपने आप को भी कह सकता हूं, और आप सभी जितने वीडियो देख रहे हैं सभी अपने आप को मैं कह सकते हैं। यही बहुवचन में हम लोग कह सकते हैं। तुम, मैं आपको कह सकता हूं, या आप मुझे भी, अपने से छोटों के लिए तुम। ये तो तुम और आपके प्रयोग पर मैं उसकी चर्चा करूंगा। यानी ये सभी के सभी शब्द दुनिया की, ब्रह्मांड की सारी संज्ञाओं के लिए यूज में लाए जा सकते हैं। सभी नामों के बदले लाए जा सकते हैं। तो सभी नामों के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम है यह दो शब्द किससे, सर्व और नाम। इसको मैं नोट कर दे रहा हूं, से बना है, सर्व और नाम से बना है। ठीक है, ये मैटर मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम चर्चा करेंगे सर्वनाम के भेदों की। तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या आपने ले लिया होगा, तो चलिए हम अब चर्चा होगी सर्वनाम के भेदों की। अभी तक आपने जाना कि सर्व प्लस नाम से बना सर्वनाम और सभी नामों के बदले अर्थात संज्ञाओं के बदले यूज होने वाला शब्द सर्वनाम है। अब इसके भेद की बात करूं, किसके भेद की, सर्वनाम के भेद की। इनके भेदों की चर्चा हो तो भेद मित्र, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये दिमाग में नोट होना चाहिए। अगर पूछता है तो आप इसको क्लियर रखना कि सर्वनाम के, मैं यहां पर नोट कर लिख दे रहा हूं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। 6 भेद हैं। पहले मैं उनका नाम नोट कर रहा हूं। पहला भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। जो दूसरा है उसका नाम है आप, पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा संबंधवाचक। पांचवा निजवाचक। और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है सर, सर्वनाम। अब ये 6 भेद हुए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। हमारे कुछ ऐसे भी मित्र हैं जिनको शायद इन भेदों को याद करने में दिक्कत आती है या दिक्कत आ सकता है, तो उनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। और ट्रिक क्या बनाया, इसका ट्रिक याद करने के लिए मैंने क्या बना रखा है, और वो ट्रिक है अनाप शनाप। देख रहे हो ना, अनाप शनाप। यहां पर
शुरू होगा, दूसरा न से, तीसरा प से, एक स से, एक न से और एक प से। देखो कैसे, अ से अगर अनाप शनाप दिमाग में रखते हो तो इनको आप भेदों को भी याद कर सकते हो, ये ठीक है। अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक और प से पुरुषवाचक, ये अनाप में आ जाते हैं। अ से अनिश्चयवाचक, अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक और प से पुरुषवाचक। अब सनाप में आ जाओ तो यहाँ पर संबंधवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक और प से प्रश्नवाचक। अर्थात अगर इसको ट्रिकी याद करना है तो अनाप शनाप के रूप में इसके 6 भेदों को आप दिमाग में सेटिंग बना सकते हो। इसके कोई निश्चित क्रम की बाध्यता नहीं है। अब इन 6 भेदों को हम बारी बारी से आपके सामने चर्चा करेंगे। जो पहला भेद है उसका क्या नाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम पुरुषवाचक सर्वनाम की चर्चा करते हैं। मित्र, ये पुरुषवाचक सर्वनाम जिसको अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। इसको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके मूल शब्द में जाओ तो एक शब्द दिखता है पुरुष, पुरुष। अर्थात इसके जब डेफिनेशन की बात आती है, परिभाषा की बात आती है तो क्या होगा, जिससे 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 जिसके नहीं, जिससे पुरुष, पुरुष। और पुरुष का मतलब यहां स्त्री और पुरुष दोनों से लेना देना है। स्त्री कौमा पुरुष, पुरुष का बोध हो, का बोध हो, या जो स्त्री या पुरुष के लिए यूज में लाया जाए, के बदले यूज में लाया जाए, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये इसकी परिभाषा थी। अब जब इसके पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके भी 6 भेद हैं, 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। जो पहला भेद है उसका नाम है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो दूसरा है उसका नाम है मध्यम पुरुष और जो तीसरा है उसका नाम है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है। इस उत्तम पुरुष को ही अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन है। ये मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन कहलाता है, सेकंड पर्सन। और ये अन्य पुरुष क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। किसमें, इंग्लिश में। ओके। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये किसके भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अब मैटर आया कि इसमें सर कौन कौन पुरुष आएंगे, कौन कौन से स्त्री और पुरुष के लिए इन सर्वनामों का यूज होगा। तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए मैं आपको एक बड़ा ही शानदार 1 मिनट की कहानी बताऊंगा और ट्रिक बताऊंगा। उसको समझने के लिए आप 3 शब्दों को समझ जाओ केवल, मैं, तुम और वह। मैं, तुम और वह, ये शायद आपने सुना भी होगा। आई, यू एंड ही। मैं का मतलब मैं स्वयं, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब अपने आप में क्या हैं, मैं है। तुम आप उनको बोलते हो जो आपके निकट हैं, जो नजदीक हैं। इसीलिए शायद हम इस दुनिया में, ब्रह्मांड में अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और उसको तुम से संबोधित करते हैं। जहां प्रेम ज्यादा होता है वहां आप तुम में कन्वर्ट होता है। तो तुम जिसको हम जानते हैं और वह जिसको हम नहीं जानते उसको कहा जाता है। यानी मैं स्वयं के लिए, तुम आपके लिए, आप मेरे हो आपके लिए, और वह जिसको मैं नहीं जानता, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, वे लोग हमारे लिए, हर एक व्यक्ति वह है। अब कल्पना करो कि अगर ये तीनों लोग, मैं स्वयं, आप ये उदाहरण खुद पर लीजिए, तुम जिसको आप जानते हो और वह जिसको आप नहीं जानते हो, अगर तीनों को फांसी की सजा होती है, किसकी सजा होती है, फांसी की सजा। किसको किसको हुई, मैं को, तुमको और वह को। विकल्प मिलता है मैं को, यानी हम, मुझको, सबको, आपको, मैं को, कि आप पहले किसको बचाओगे। फांसी तो तीनों को हो गई
अगर फांसी नहीं तो ये देखो, ये गंगा जी है ना, और ये गंगा जी में सपोज दैट ये तीनों ही डूब रहे हैं और मैं के सामने विकल्प है बचने के लिए या बचाने के लिए, तो मैं पहले किसको बचाएगा? फर्स्ट में किसको बचाएगा? क्या तुमको बचाएगा और अपने डूब जाएगा? तुमको बचाने के चक्कर में अपने फांसी पर लटक जाएगा? नहीं, फर्स्ट में पहले मैं को बचाएगा, सेकंड में अगर मौका मिलता है तो मैं तुमको बचाएगा, और फिर थर्ड में किसको बचाएगा? वह को। अर्थात हम एक बात बोलते हैं कि अपनी जान सबसे प्यारी, पहले अपनी जान सबसे प्यारी, इसके बाद मेरी महतारी, इसके बाद दुनिया सारी। ये पर्सन को याद करने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बड़ा ट्रिक है। और इस दुनिया में अगर अभी मैं आप सभी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने लगूं तो फर्स्ट में किसको चाहिए? सर मैं को दे दीजिए, फिर ग्रुप में आऊंगा सर हम लोग को दे दीजिए, और सेकंड में तुम लोग ले लो भाई, और थर्ड में सर जिसको मन करे उसको दे दीजिए। तो इसीलिए फर्स्ट में यानी उत्तम, इस दुनिया में उत्तम फर्स्ट किसको माना गया? मैं को माना गया। और मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है या हम लोग होता है। तो फर्स्ट पर्सन अर्थात उत्तम पुरुष में ये तीन शब्द आ गए, मैं, हम और हम लोग। जबकि मध्यम पुरुष में तुम लोग, आप और आप लोग, ये चार शब्द आए। फिर कहा अन्य पुरुष में वह, वे, ठीक है, उसका, उसे, उन्हें, है ना, ठीक है। ये सभी के सभी थर्ड पर्सन में आ गए। यानी इसमें आई और वी अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे एंड ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष आई वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। याद रहेगा ना? तो ये था कौन सा? सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक जगह इसको आप उदाहरण समझ जाओगे। मैं आपको पढ़ाता हूं, तुम घर जाते हो, हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग न्यूज पढ़ते हैं, वे लोग घर गए, या वह आम खा रहा है। ये सभी उदाहरण किसके लिए है? पुरुषवाचक के लिए, जिसको क्रिया फॉलो करती है। ये सभी के सभी वाक्य में कर्ता, कर्म और करण इन सब की तरह प्रयोग में आ सकते हैं, इनका विकारी स्वरूप होता है। तो ये था पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं सर्वनाम के दूसरे स्वरूप की। ये था पुरुषवाचक, जिसके तीन स्वरूप थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आई वी यानी मैं और हम था और हम लोग था, जबकि मध्यम पुरुष में जो था वो क्या था? तुम और तुम लोग, और अन्य पुरुष में वह और वे लोग। इसका दूसरा जो भेद है, उसकी जो मैं चर्चा करने चल रहा हूं, वो नाम मैं दे रहा हूं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसकी अंग्रेजी होती है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यह क्या करता है? अगर इसको अंग्रेजी में जरा देखोगे, एक वर्ड डेमोन्स्ट्रेट आता है। डेमोन्स्ट्रेट में एक वर्ड डिस्टेंस है, अर्थात यह किसी वस्तु की एक दूसरे वस्तु से दूरी को बताता है। यह श्रोता या वक्ता से जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसके दूरी, निकटता या दूरी को ये शो करता है, एक्सप्लेन करता है। इसके अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो यह क्या होगा? यह किसी संज्ञा के निकट या दूर की दशा को निर्धारित करता है। दशा को निर्धारित करता है। यह संज्ञा के पद तो आएगा ही, लेकिन यह निकट या दूर के लिए आएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण में मैं अगर कहूं तो आप ये बताओ, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि वह धरती है और
यह आसमान, वह धरती है और यह आसमान। तो आप कहेंगे कि क्या गुरुजी आपका दिमाग फेल कर गया है, ये गलत वाक्य है। तो सही वाक्य आप क्या कहोगे कि सर वह धरती है नहीं होगा, बल्कि क्या है, यह धरती है, यह धरती है और यह आसमान की जगह पे क्या होगा, वह आसमान है। ये धरती है और वो आसमान है। यह शिक्षक पढ़ा रहा है, यह पढ़ रहा है और वह पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वह दूरी को बताता है, किससे, श्रोता या वक्ता से। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। एग्जाम्पल में क्या क्या इसमें आता है, यह, और दूसरा क्या आता है, वह, सिंगुलर में। और यह आता है निकटवर्ती के लिए, किसके लिए, निकटवर्ती, ये बात आप समझ गए होंगे। और वह आता है दूरवर्ती के लिए, ये बात आप समझ गए होंगे। चूंकि निकटवर्ती यानी श्रोता से जब किसी वस्तु की स्थिति नजदीक होती है तो उसके लिए एक वचन में यह लगता है और बहुवचन में ये लगता है। और वह जब वो दूर होता है तो उसके लिए एक वचन में वह और बहुवचन में वे लगता है। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो वहां आप सभी मेरे लिए ये होते हैं, एक बच्चा मेरे लिए यह होता है सर्वनाम के रूप में। और आज आप ऑनलाइन हैं, आप मेरे से दूर हैं, तो आप आज मेरे लिए यह या ये नहीं हैं, बल्कि वह या वे हैं, क्योंकि आपकी और मेरी दूरी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की दशा को, उसके डिस्टेंस को, दूरी को निकटवर्ती या दूरवर्ती दशा में दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब ये बात हो गई तो अब हम तीसरे स्वरूप की, सर्वनाम के तीसरे स्वरूप की चर्चा होगी और वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या नाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसको अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं मित्रों, किसके नाम से, इनडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से। इनडेफिनिट प्रोनाउन है ये है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें हिंदी में यूज कराया जाता है, अंग्रेजी में इसके लिए समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। चूंकि मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश के क्लास में भी मैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की चर्चा करूंगा, डिटेलिंग करूंगा, उसमें ज्यादा डिटेलिंग होती है। बट यहाँ पर मैं इसका उदाहरण लिख रहा हूँ और इसमें आता है कोई, क्या आता है, कोई और कुछ, कोई और कुछ, इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई की बात आती है तो कोई जो है वो प्राणी बोधक है। क्या है, प्राणी बोधक है, ये प्राणी बोधक है। और कुछ जो है वो वस्तु बोधक है, वो वस्तु बोधक है। ये बात आप समझ रहे हैं। यानी वाक्य शुद्धिकरण में इसका जबरदस्त प्रयोग होगा, वाक्य शुद्धिकरण में इसका जबरदस्त प्रयोग होता है। इन सबों का फिल इन द ब्लैंक्स जहां भरना होगा उसके लिए प्रयोग में आएगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मैं क्या कहूं कि दरवाजे पर कुछ खड़ा है, तो दरवाजे पर कुछ खड़ा है ये गलत वाक्य है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। फिर मैंने बोला मेरे मुंह में कोई बैठा है या मेरे मुंह में कोई है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई मनुष्य के लिए लगेगा, जीव के लिए लगेगा और कुछ प्राणी के लिए लगेगा। तो हमारे मुंह में क्या आप बैठ सकते हैं, कोई हो सकता है, तो यह शुद्ध वाक्य है। मुंह में कोई है नहीं होगा, मुंह में कुछ है। और पिताजी पॉलिथीन में कोई लेके आए हैं, तो ये सब गड़बड़ है। पिताजी पॉलिथीन में कुछ लेके आए हैं, तो कुछ वस्तु के लिए यूज होता है और कोई किसके लिए यूज होता है, प्राणी के लिए यूज होता है। आप समझ गए ना। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आज मेरे घर कोई आया है जो अपने साथ कुछ लाया है, जो अपने साथ कुछ लाया है। ठीक है, तो यहां पर कोई क्या है, एक व्यक्ति है, और कुछ क्या है, एक वस्तु है।
अर्थात कोई का प्रयोग आप प्राणियों के लिए करते हैं और कुछ का प्रयोग आप वस्तु के लिए करते हैं। एक बात और समझानी थी मित्र कि यहाँ पर हाँ कोई व्यक्ति के लिए और कुछ वस्तु के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इसका प्रयोग वाक्य शुद्धिकरण में निश्चित रूप से होता है। और फिल इन द ब्लैंक्स में मेरे मुंह में कोई है ये गलत है, हैं? मेरे से कुछ पढ़ रहा है, नहीं मेरे से कोई पढ़ रहा है। और ये जो कोई और कुछ थे इनके विषय में मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे घर कौन आया है। इन्हीं का उत्तर प्रश्नवाचक देता है और मेरे जो आया है वो अपने साथ क्या लाया है ये मैं भी नहीं जानता। इसलिए ये दोनों टर्म अनिश्चित हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें दिमाग में रखना कोई का प्रयोग प्राणियों के लिए और कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। तो चलो भाई अब हम चौथे सर्वनाम की चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक की चर्चा कर ली। अब चौथे सर्वनाम के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे संबंधवाचक की। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है ना। और रिलेटिव प्रोनाउंस में अंग्रेजी में हु, विच और दैट का प्रयोग किया जाता है, जहां अंग्रेजी के वीडियो में चर्चा होगी। अब यहां पर मैं एग्जाम्पल संबंधवाचक सर्वनाम को जरा थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहा हूं। ये इसका डेफिनेशन क्या होता है या इसके विषय में क्या कहा जाता है कि यह एक सर्वनाम का दूसरे से संबंध दर्शाता है। दूसरे से संबंध दर्शाता है। ये एक सर्वनाम का दूसरे से संबंध दर्शाता है। वैसे ही जैसे मेरा और आपका संबंध है, आपका और राठौर वर्ल्ड का संबंध है, ये दर्शाने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसमें उदाहरण में क्या क्या आता है, इसके उदाहरण में आते हैं जो और शो। जो और शो का प्रयोग हम संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं। इसमें भी ये जो है और सो है, इनमें एक अंतर है। वो अंतर क्या है कि जो का प्रयोग प्रथम के लिए किया जाता है और सो का प्रयोग द्वितीय के लिए किया जाता है। यानी वाक्य में जो संज्ञा पहले आती है उसके लिए आप जो का प्रयोग करते हो और जो संज्ञा बाद में आती है उसके बदले आप सो का प्रयोग करते हैं। क्लियर कट। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा। जो सोएगा सो खोएगा। जो सोएगा सो खोएगा। ठीक है। जो सोएगा सो खोएगा। जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। अर्थात इसमें पहले क्या आना है, पहले हम सभी ने जन्म लिया, जो जन्म लिया सो मरेगा, वो मरेगा। तो यहां पर जो शब्द है, जो सर्वनाम पहले टर्म के लिए यूज हुआ और दूसरे टर्म यानी जाना बाद में क्रिया हो रही है, उसके लिए सो का प्रयोग किया गया। पहले ये क्रिया होगी, सोने की क्रिया, और उसका परिणाम ये आएगा, खोना परिणाम आएगा। अर्थात जो का प्रयोग आप पहले के लिए करते हो और सो का प्रयोग आप द्वितीय क्रिया के लिए या द्वितीय संज्ञा के लिए करते हो। क्लियर कट। जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। तो इस तरह यह था संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर। संबंधवाचक सर्वनाम में आपने क्या देखा कि इसमें जो और सो आता है, जो प्रथम के लिए और सो द्वितीय पद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब हम लोग संबंधवाचक के बाद पांचवें सर्वनाम की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है निजवाचक। जिसका नाम
निजवाचक सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम को अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव के नाम से जाना जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सेल्फ लगाया जाता है। मैं थोड़ा इंग्लिश में इसका सहारा लूंगा। यहां पर पॉजेसिव के साथ, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ सेल्फ लगाया जाता है। माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ या योर सेल्फ सिंगुलर के लिए और योर सेल्फ जो दोनों यूज होता है, योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होता है। हिम सेल्फ होता है, देम सेल्फ जो होता है। तो ये सेल्फ लगाकर आप आप सेल्फ लगा करके किसका निर्माण कर देते हो? निजवाचक का। अब प्रश्न आया कि इस सेल्फ की हिंदी क्या होती है? स्वयं। इस सेल्फ की हिंदी क्या होती है? स्वयं। अर्थात स्वयं को, अपने आप को, खुद को दर्शाने वाले सर्वनाम शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम किसको दर्शाता है? स्वयं को। मुझे अंग्रेजी का कभी कभी यार हिंदी की सहायता अंग्रेजी में होता है और अंग्रेजी हिंदी की सहायता करती है। तो निजवाचक सर्वनाम में हम क्या लिख सकते हैं? जो सर्वनाम श्रोता, वक्ता या पाठक के स्वयं की चर्चा करें, स्वयं की व्याख्या करें। ठीक है, करें। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आने वाले सर्वनामों के रूप में यूज होते हैं। जैसे इसमें यूज होते हैं कौन कौन? आप, स्वयं, अपने आप और खुद। ठीक है, ये शब्द यूज किए जाते हैं किसके रूप में? रिफ्लेक्सिव के रूप में, निजवाचक सर्वनाम के रूप में। अब यहां पर एक मैटर फंसेगा कि सर आपने आपका उदाहरण तो पुरुषवाचक में भी दे रखा है, तो पुरुषवाचक में आपकी इंग्लिश यू होती है और यहां पर आपकी इंग्लिश सेल्फ होती है। आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने यह कार्य स्वयं किया है। यहां पर स्वयं या मैंने यह कार्य अपने आप किया है, या मैं उदाहरण लिख रहा हूं कि मैंने आप ही कार्य किया है, मैंने आप ही कार्य किया है। यहां पर मैं आप ही की जगह पर स्वयं लिख सकता था। मैंने स्वयं कार्य किया है, मैंने खुद काम किया है, मैंने अपने आप कार्य किया है, मैंने आप ही कार्य किया है। तो यहां पर आप निजवाचक है, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन जब मैं कहूं आप जा रहे हैं, तो यहां वाक्य का कर्ता कौन है? आप है। और यह इंग्लिश में यू को डिनोट करेगा और यह माई सेल्फ को डिनोट करेगा। क्लियर कट सर? तो यह आप निजवाचक सर्वनाम मैंने के लिए यूज हुआ, वक्ता के लिए यूज हुआ, श्रोता के लिए यूज हुआ। तो जब ये सर्वनाम किसी श्रोता, पाठक या वक्ता के लिए यूज होता है, स्वयं को दर्शाने के लिए, निजता को दर्शाने के लिए, तो ये निजवाचक है। लेकिन जब वाक्य में कर्ता के रूप में यूज होता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह आपके प्रयोग पर निर्भर करता है। यहां अगर एग्जाम में पूछता है आपको यहां अंडरलाइन करके कौन सा सर्वनाम है, तो उत्तर धाय से ठोक दीजिएगा निजवाचक। लेकिन यहां पूछता है तो आपको उत्तर मार के आना होगा पुरुषवाचक। क्लियर कट? ये मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो चलिए, ये था निजवाचक सर्वनाम। अभी तक हम लोगों ने 5 सर्वनामों की यात्रा कंप्लीट कर ली। अभी तक आप वीडियो में मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद और दुआएं आपकी सफलता के लिए। अब हम चर्चा करते हैं सर्वनाम के छठे स्वरूप की, अंतिम स्वरूप की। तो छठा स्वरूप जो है वो सर्वनाम का, उसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में मित्र क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव
इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। क्लियर? तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है ये इंग्लिश में, ये हिंदी में क्या करता है? यह प्रश्न को संदर्भ करने के लिए, यह प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आने वाले उदाहरण क्या ये कौन कौन होते हैं? तो पहला ही उदाहरण होता है कौन, और दूसरा इसका स्वरूप होता है क्या। कौन, क्या, कैसा, ये सभी यूज में लाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चर्चा किसकी होती है? कौन की। कौन की चर्चा होती है। तो कौन भी वाक्य शुद्धिकरण में क्या है? प्राणी बोधक है, प्राणी बोधक है, प्राणी बोधक है। और क्या जो है वो वस्तु बोधक है, ये वस्तु बोधक है। ठीक है? आप कौन का प्रयोग वस्तु के लिए नहीं कर सकते और क्या का प्रयोग आप प्राणी के लिए नहीं कर सकते। जैसे मैंने अगर मुझे एक वाक्य बनाना है तो मैं वाक्य क्या बना सकता हूं कि राठौर वर्ल्ड के अंदर विद्यमान वीडियोज कौन कौन देख रहा है और उन वीडियोज में क्या क्या कमेंट कर रहा है। राठौर वर्ल्ड के वीडियोज कौन कौन देख रहे हैं और क्या कमेंट कर रहे हैं, यह तो एक उदाहरण भी है और आपसे प्रश्न भी है कि राठौर वर्ल्ड के वीडियोज को कौन कौन लोग लाइक करते हैं, कौन कौन लोग शेयर करते हैं, कौन कौन लोग कमेंट करते हैं, जिससे राठौर वर्ल्ड की एनर्जी बनी रहे। और वहां पे आपने वीडियोज में क्या देखा, ये क्या वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम था और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। या मैं एक एग्जांपल लिखूं कि आपको राठौर वर्ल्ड के वीडियोस राठौर वर्ल्ड के वीडियोज क्या प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपको राठौर वर्ल्ड के वीडियोज क्या प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म क्या है? क्या, खड़ी पॉइंट सॉरी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर क्या किसके लिए यूज हुआ है? निर्जीव वस्तु के लिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए। और फिर मैं लिखूं कि आपको राठौर वर्ल्ड में कौन पढ़ाता है, आपको राठौर वर्ल्ड में कौन पढ़ाता है। तो ये दोनों सही उदाहरण हैं। अगर यहां पर कौन की जगह क्या कर देता कि आपको राठौर वर्ल्ड में क्या पढ़ाता है, तो अशुद्ध वाक्य था। आपको राठौर वर्ल्ड के वीडियोस कौन प्रदान करते हैं, यह भी गलत है। क्या प्रदान करते हैं या क्या क्या प्रदान करते हैं, आपको राठौर वर्ल्ड में कौन पढ़ाता है। आप राठौर वर्ल्ड के चैनल में वीडियोज को देखकर क्या कमेंट करते हैं, आप कौन कौन लाइक करता है, कौन कौन शेयर करता है। ये मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि आप समझ लो सफलता से नीचे मेरे लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। और मैंने पहला ही एग्जाम्पल दिया था कि मेहनत जिनकी आदत है कामयाबी उसका मुकद्दर है। तो हम सभी को मेहनत करना है और एक दिन कामयाब होना है। तो इस तरह हमने सर्वनाम के 6 भेदों की चर्चा आप लोगों के सामने की। अब मैं इनके विकारी स्वरूप को, इनके परिवर्तित स्वरूप को, यानी मैं, मेरा, मुझे, वह, उसका, उसे, इसको एक चार्ट के द्वारा विकारी स्वरूप को जिसमें कारक से संबंध होता है उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो हम चार्ट पे चलते हैं। देखो भाई, सर्वनाम पर विशेष रूप से जो प्रभाव डालता है उसके स्वरूप पर, वो टर्म है कारक। यानी कारक का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है और वाक्य शुद्धिकरण में इनका प्रयोग होगा। यानी किस कारक में किस सर्वनाम का क्या स्वरूप होगा, इसकी चर्चा मैं इस चार्ट के द्वारा कर रहा हूं। जैसे देखो, सर्वनाम उत्तम पुरुष में क्या है? मैं है। उत्तम पुरुष में मैं एक वचन, सर्वनाम उत्तम पुरुष में बहुवचन हम,
तुम एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए तुम लोग भी इसका यूज होता है, वह एक वचन और वे अन्य पुरुष में बहुवचन है। इनका विकारी स्वरूप होगा। जब ये कर्ता कारक में उत्तम पुरुष मैं होगा तो इसका मैं घर जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया, मैंने ने कहाँ लगाना है पीछे के वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। हमने, इसका कर्ता कारक हम का होगा, तुम का तुम, तुमने, वह का वह और उसने, और वे का वे और उन्होंने अपना काम किया, ठीक है। अब कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो क्या हुआ, मुझको या मुझे, मुझको या मुझे, मुझे कलम दो, या मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पढ़ाना चाहिए। हाँ, इसका कर्म कारक का स्वरूप होगा हम का हमको, हमें, तुम का तुमको, और वह का उसको और उसे, जबकि वे का उनको और उन्हें होगा। कर्ण कारक और आपादान कारक दोनों में ही स्वरूप एक होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा कि कर्ण कारक में संबंध होगा, कर्ण कारक में संबंध हो गया और आपादान में जुदाई होगी। जैसे मुझसे वो अलग हो गया, यहाँ पर मुझसे आपादान कारक होगा, और फिर कहा क्या कि मुझसे उसका संबंध है, या वह मुझसे कुछ करवाता है तो यहाँ पर संबंध है मेरा और उसका, तो वहाँ पर मुझसे कर्ण कारक हो गया। तो मुझसे और आपादान कारक में दोनों में समान स्वरूप होगा। मुझसे हम का हमसे, तुम का तुमसे, उसका उससे और उनका उनसे होगा। वही आपादान में भी मैं का मुझसे, हम का हमसे, तुम का तुमसे, वह का उससे और वे का उनसे होगा। जबकि संप्रदान कारक जो उद्देश्य को दिखाता है, मैं मुझे या मेरे लिए आप थोड़ा सा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ये आपको भी लगता होगा, और आप भी थोड़ा मेरा साथ दे दो। राठौर वर्ल्ड बहुत जल्द यूट्यूब की दुनिया में एक प्लेटफॉर्म होगा, ये आपकी बदौलत हो सकता है। पूरा वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, उसको खूब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तब आपका यस के सर कहीं यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म पा सकता है। तो संप्रदान कारक में मुझे मेरे लिए, हम का हमें हमारे लिए, तुम का तुम्हें तुम्हारे लिए, और वह का उसे और उसके लिए, और वे का उन्हें और उनके लिए होगा। जबकि आप संबंध कारक में आएंगे तो मेरा, मेरी, मेरा पुल्लिंग, मेरी स्त्रीलिंग और मेरे ये उभयलिंग है, दोनों के लिए होगा। जबकि हम के लिए हमारा पुल्लिंग, हमारी स्त्रीलिंग और हमारे उभयलिंग में होगा। तुम एक वचन बहुवचन दोनों में, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, वह का उसका उसकी, उसका पुल्लिंग उसकी स्त्रीलिंग और उसके उभयलिंग, उनका उनकी और उनके, ये बहुवचन में होगा। जबकि अधिकरण कारक में मुझ में, मुझ पर, मुझ में तुम हो, तुम पर मैं हूँ, मुझ में तुम हो, तुम पर मैं हूँ, इसके सिवा कुछ भी नहीं है यार। देख रहे हो ना, हम पे हम पर, तुम पे तुम पर, उसमें उस पर, ये अधिकरण कारक में वह का होगा और वे का उनमें और उन पर होगा। यहाँ पर मैंने चार्ट में वचन दे रखा है कि ये एक वचन है, ये बहुवचन है। एक वचन बहुवचन दोनों में तुम यूज होता है, और वह एक वचन में और वे बहुवचन में होता है। यहाँ पर मैं जो है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए यूज होता है, हम भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए यूज होता है, तुम भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है, और वह भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है, और वे भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए होता है। इस तरह मैंने एक कोशिश की सर्वनाम के विकारी स्वरूप को, उसके बदले स्वरूप को एक चार्ट के द्वारा दर्शाने का। आपको एक चार्ट दिखाया, आपको एक बताया। हमें संपूर्ण भरोसा है आपकी सफलता पर, आपकी मेहनत पर, आपकी एकाग्रता पर, और इस भरोसे के साथ मैं वीडियोज लेके आ रहा हूं कि मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम ये जानते हैं कि YouTube पर पढ़ाने वाले बहुत हैं, मगर इतना मुझे भी भरोसा है कि हम भी कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन अभी हमारे उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। क्यों मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए। लेकिन मैं डिजिटल बोर्ड की दुनिया को व्हाइट बोर्ड की दुनिया पर उतार दूंगा, ये भरोसा रखो। और वो भी समय आएगा जब डिजिटल बोर्ड हुआ। आप खूब मेहनत करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।